सभी का आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो इससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को लिया कानून के शिकंजे में। बहुचर्चित महिला पुलिस अधिकारी पर करोड़ों की रिश्वत का आरोप। ख्वाजा साहब की 21वें उर्स का झंडा 18 जनवरी को चढ़ेगा। उर्स की औपचारिक शुरुआत की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पटेल मैदान की तबाही के बाद गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन मैदान को 80 लाख लगाकर किया गया तैयार। फर्जी पट्टे के जरिए प्लॉट को बेचने का मामला सुर्खियों में। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अलवर गेट के कुख्यात मामले में दर्ज मुकदमे का आरोपी मनोज खंडेलवाल दे रहा है पीड़ित को धमकियां। लखनऊ के मरीज ने दिया ज्ञापन। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर टीम ने एक बार फिर एक भ्रष्ट सरकारी अफसर को अपने शिकंजे में लिया है। मामला राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल से जुड़ा है। एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल को घेरे में लेते हुए एसीबी की टीम उनके अजमेर, जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू ठिकानों पर सर्च कर रही है। एक एनडीपीएस के मामले में नाम हटाने की एवज में दिव्या मित्तल ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने इससे पहले भी इस मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रैप फेल होने से शिकंजा नहीं कसा जा सका। इस मामले में एसीबी ने सोमवार को अजमेर में यह कार्यवाही की है। अजमेर में करोड़ों रुपए की नशीली दवा तस्करी प्रकरण में जांच अधिकारी एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल को एसीबी में जांच के घेरे में लिया है। एसीबी ने सोमवार को अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू और जयपुर में दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर एक साथ सर्च किया। एसीबी एडिशनल एसीपी बजरंग सिंह के अनुसार परिवादी ने पिछले दिनों शिकायत की थी। प्रकरण में उसे आरोपी बनाने की धमकी देकर जांच अधिकारी दिव्या मित्तल ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। मित्तल पर आरोप है कि उसने एक दलाल के माध्यम से पीड़ित परिवादी को उदयपुर में खुद से रिजॉर्ट में बुलवाया, दिन भर टॉर्चर भी किया। बाद में वह मजबूरी में 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर वहां से मुक्त हुआ। परिवादी ने बताया कि दिव्या मित्तल को पहली किस्त के तौर पर 25 लाख रुपए दलाल को दिए गए थे। यह राशि दलाल अजमेर में दिव्या मित्तल को देने वाला था, लेकिन शक होने के कारण उसने यह राशि नहीं दी। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप का आयोजन भी कर लिया था, लेकिन फेल हो गया। अब चूंकि घूस डिमांड सत्यापित होने के कारण एसीबी ने कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट जारी करवाया है और दिव्या मित्तल के सभी ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2 साल पहले अजमेर में करीब 11 करोड़ रुपए की कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवाएं पकड़ी गई थी। इस मामले में रामगंज और अलवर गेट थाना पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए थे। एक के बाद एक जांच अधिकारी बदलने के बाद मामला एसओजी को सौंपा गया था। जी हाँ सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या है? सर एक मिनट क्या है सर, एक बात बताएं पूरा। नमस्कार दोस्तों, एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फोन आने के लिए बोला और दलाल के फोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था। उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की, तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया है और वेरिफिकेशन के बाद में चूंकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर?
हाँ, अब वो उनका यही रेजिडेंस है ARG सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस पे भी कार्रवाई चल रही है सर, किस हाँ, तरीके का अभी तक कुछ ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। SOG का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियां हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा चिड़ावा के अंदर इनका घर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। काफी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई परिवादी आया था कुछ दिनों पहले, और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। अजमेर के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जिला स्तरीय कार्यक्रम और 2008 पटेल मैदान के बजाय पुलिस लाइन मैदान में होगा। पुलिस लाइन मैदान में 80 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ पहली बार जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को PT और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल भी कराई। दर्शकों को बता दें, इस बार पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस विभाग, NCC, होमगार्ड, CRPF के जवानों के द्वारा परेड का आयोजन भी किया जाएगा। हाँ सर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कल बच्चों का हमने भारतीय की एक्सरसाइज और फ्री आर्म्स वगैरह की एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट किया है। करीब 800 बच्चों का टारगेट है। 800 बच्चों से करीब 40 स्कूलों से हमने बच्चों को कॉल किया है। कुछ आज बच्चे, कल संडे था, आज बच्चे करीब संख्या आई है और अच्छी तैयारी चल रही है। आज से पहला दिन है बच्चों का, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय की एक्सरसाइज है सर, इसके अंदर हमें लाइन चेंज करना और इसमें फिगर चेंज करना और फ्री आर्म्स की एक्सरसाइज है और कुछ भारतीय की है, तो वो करके अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी की तैयारी की पुलिस लाइन स्कूल के पुलिस लाइन के मैदान के ऊपर ये एक्सरसाइज चल रही है। करीब सर 40 स्कूलों को कॉल किया है, उसमें से करीब 30-32 स्कूलें आ गई है। आज जो नहीं है उनको भी कॉल किया है वापस। और डांस इसके बाद में फ्री आर्म्स एक्सरसाइज और इसके बाद में डांस का प्रोग्राम है, वो करीब 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका व्यायाम के एक्सरसाइज। कुछ नया है? पूरा ही नया है सर, हर बार ही नया देते हैं। इस बार भी एक्सरसाइज पूरी नई है, भारतीय की एक्सरसाइज है, टोटली नया प्रोग्राम है। 35 से 40 स्कूल जो सरकारी और प्राइवेट है उनके बच्चे आ रहे हैं और ये बच्चे PT, परेड, सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में 26 जनवरी पर इनका प्रदर्शन के लिए तैयारियां चल रही है। अजमेर के माकड़वाली में फर्जी पट्टी के जरिए प्लॉट का बेचान कर 20 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने तत्कालीन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माकड़वाली ग्राम पंचायत की ओर से पूर्व में भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर पद का दुरुपयोग करने, वित्तीय अनियमितता कर राजकोष को हानि पहुंचाने, राजकीय रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में पूर्व सरपंच व अन्य के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज है। पीड़ित महेश नगर जयपुर हाल कोटा निवासी रुपेश अलोनिया पुत्र जमुना शंकर अलोनिया ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी आशा की सहेली योगेश पत्नी विजय सिंदल ने फोन कर माकड़वाली में स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के सामने प्लॉट खरीदने को कहा, जिस पर पत्नी की अच्छी संपत्ति आने पर खरीदने को कहा। योगेश ने प्लॉट से संबंधित जानकारी तथा पट्टा उपलब्ध कराया। योगेश तथा विजय ने पूर्ण आश्वासन दिया कि बिल्कुल साफ सुथरा प्लॉट है तथा कोई कमी नहीं है। साथ ही विजय ने कहा कि उसने अपने साले मनु उर्फ मनोज को भी प्लॉट दिलवा रखा है। दस्तावेज देखे तो ग्राम पंचायत माकड़वाली द्वारा देवराज पुत्र घासीराम गुजर निवासी बागड़ी का बांस माकड़वाली के पक्ष में पट्टा दिखाया। रुपेश ओलानिया पुत्र जमुना शंकर ओलानिया और ये निवासी महेश नगर जयपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में 12 रोड कोटा में रहते हैं। इन्होंने एक लोवागल के अंदर एक कोई प्लाट खरीदा था श्रीमती योगेश और विजय से। इस प्लॉट के साई पेटे इन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे, 18 लाख रुपए उसको रजिस्ट्री के समय देने थे, तो उन्होंने पैसे भी दे दिए और प्लॉट भी इन्होंने खरीद लिया। उसके बाद में मालूमात किया तो प्लॉट की जमीन है और सरकारी AD की जमीन है। इन लोगों ने तो प्लॉट दिया गया, उससे पूर्व में ये AD कार्रवाई कर चुका है उस कॉलोनी के अंदर। तो इसको पता चला, परिवादी को पता चला कि ये प्लॉट तो जो जमीन है ये सरकारी है। मौके पर जाने से पता लगा, फिर इसने कल थाना किशनगंज में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया है। कौन सी धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी IPC में मुकदमा दर्ज कराया है। किनके खिलाफ?
ये मुकदमा दर्ज कराया इसने योगेश और श्रीमती योगेश और विजय सिंदल और प्रवीण कुमार शर्मा और देवेंद्र कुमार गुर्जर के खिलाफ। कहाँ के रहने वाले ये नवागल और माकड़वाड़ी के रहने वाले हैं। कितने पैसे दिए परिवादी ने इनको? परिवादी ने 2 लाख रुपए साइड पेटे दिए थे। 18 लाख रुपए का चेक देना बता रहा है। जो चेक मैंने इसको दिया था, जिसका पैसा भी उन्होंने ले लिया। मेरे नाम कोई प्लॉट नहीं हुआ है, ना मेरे पास कोई रजिस्ट्री है। कुल मिला के परिवादी के साथ फ्रॉड हुआ है। परिवादी के साथ धोखा हुआ है कि परिवादी की मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जो जमीन खरीदी है प्लॉट किसी श्रीमती योगेश शर्मा का नहीं होकर ये सरकारी एडी की जमीन का प्रतीत होता है। अनुसंधान इसमें जारी है। अन्य भूमाफिया नहीं है, ये तो लेडीज है। एक बेचने वाली एक विजय शर्मा है, उन्होंने दिया है। अभी मालूमात करने पर पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या फर्जी दस्तावेज तैयार किया है या कोई सरकारी जमीन को बेचान किया है। इसकी भी जांच में पता लगेगा इसमें क्या मामला है। बेनामी संपत्ति के बहुचर्चित मामले में अलवर के थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी मनोज खंडेलवाल और प्रकाश रामचंदानी के खिलाफ नामजद मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज होने के बाद से ही आरोपी द्वारा पीड़ित को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आज पीड़ित अतुल माथुर, जो कि लकवे की बीमारी से ग्रसित है, आज जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंप कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित शास्त्रीनगर निवासी अतुल माथुर ने इस बारे में न्यायालय में इस्तगासा पेश कर न्याय की गुहार की है। कोर्ट के आदेश से सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित अतुल माथुर ने बताया कि सरकारी कर्मचारी है, उसे रुपए की जरूरत पड़ी तो उसने मनोज खंडेलवाल से संपर्क किया। खंडेलवाल ने उसे 10% ब्याज दर से 2 लाख रुपए दिए, साथ ही उससे 2 खाली चेक और खाली स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर करवाकर ले लिए। वह उधारी की राशि चुकाता रहा, लेकिन आरोपियों ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की। अब खाली चेक और स्टाम्प के दम पर उसे जेल भिजवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोपियों के साथ ही शिवराज साहू और संजय गर्ग भी है। इनकी धमकियों से परेशान होकर वह परिवार सहित आत्महत्या करने का मन बना चुका है। कोर्ट के आदेश से सिविल लाइन थाना पुलिस ने उल्लेखनीय है कि आरोपी मनोज खंडेलवाल और प्रकाश रामचंदानी बेनामी संपत्ति की खरीद फरोख्त मामले में पूर्व में अलवर की थाने पुलिस की गिरफ्तारी में फंस चुके हैं। तत्कालीन सीआईई सुनीता गुर्जर ने आरोपियों के कब्जे से कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। मेरे क्लाइंट है अतुल माथुर, जो कि इन्होंने सब मनोज खंडेलवाल से सन 2016 में अपने घरेलू आवश्यकताओं को बताते हुए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उस उधार राशि लेने के बाद इन्होंने अपने स्वयं के हस्ताक्षर से 2 चेक उनको मनोज खंडेलवाल को दिए थे। उस वक्त उन्होंने उधार लेते समय उनके मित्र थे संजय गर्ग, शिवराज साहू। तो संजय गर्ग ने शिवराज साहू के नाम से एक स्टाम्प 100 रुपए का लेके उस पर भी एक लिखा पढ़ी की थी कि भाई ऐसे उधार ले रहे हैं पैसे और ब्याज समेत ले रहे हैं। उसके बाद ये लगातार अपने ब्याज की जो राशि थी वो भी अदा करते रहते थे, जो उधार लिया था इन्होंने मूल वो भी अदा करते रहे। फिर 8 फरवरी 2019 को इन्होंने पूर्ण अपना जो उधार राशि थी 5.5 लाख रुपए ब्याज समेत उनको अदा करे। संजय गर्ग जी को उस पर साइन है, बकायदा अमानतनामा लिख के दिया हुआ है। 8 फरवरी 2019 को उनकी लिखित संपूर्ण उनका जो भी था उनका पैसा उनको मिल चुका था। उसके बाद भी साहब उन्होंने जो 2 चेक थे तो जो उनको लौटाने थे वो अतुल माथुर जो परिवादी उसके द्वारा मांगने पर भी लौटाए नहीं गए। फिर एक प्रकाश रामचंदानी नाम का व्यक्ति है जिसको परिवादी कतई नहीं जानता, ना कोई जान पहचान है, उसके नाम से उन्होंने उस चेक का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। 138 का मुकदमा 2.5 लाख रुपए करीबन भर के परिवादी के बाउंस करा के इसके पर मुकदमा दर्ज किया। इसके कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निकले। परिवादी को ना चाहते हुए भी उस केस में जमानत करानी पड़ी है। फिर लगातार इसने संपर्क किया कि मेरे खिलाफ ऐसा झूठा मुकदमा क्यों किया, तो बोले हमारा तो काम है, तू तो पैसे ला, पैसे दे तो बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। फिर इसने मेरे पास आया, अपनी व्यथा बताई, तो मैंने एक इस्तगासा ACJ 3 कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से मजिस्ट्रेट साहब ने उस इस्तगासे पे पुलिस थाना सिविल लाइन्स को जांच के निर्देश दिए। ये सब जैसा कि मेरे परिवादी ने बताया कि ये ब्याज का धंधा करते हैं और भूमाफिया भी है, इसके सब कुछ है, ये परिवादी ने बताया है मुझे। उनके खिलाफ पूर्व में भी अलवर थाने में मुकदमे दर्ज है। अब ये लगातार भयभीत है उनको लेके कि कभी मेरे साथ कोई जान माल की खतरा कर सकते हैं। इसी को लेकर साहब ये आज SP के अभी आए हैं और लगातार पुलिस में भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें धमकियां मिल रही है साहब। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप।
Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group. Let's you live better. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रही जेल सुरक्षा प्रहरियों की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही, लेकिन अब मैच का बहिष्कार कर रहे जेल कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रहरियों को अजमेर का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। सोमवार को अजमेर जेल के बाहर अनशन पर बैठे जेल कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते कई कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाना, लेकिन जेल प्रहरियों की मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में जेल प्रहरियों ने ऐलान किया कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी महासंघ जयपुर कूच करेगा। बता दें कि जेल सुरक्षा प्रहरी 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते रविवार के बाद सोमवार को भी कई जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। अजमेर में सोमवार को जेल प्रहरी वीना और नारायण सिंह की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों जेल कर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भी भर्ती करवाया गया। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जेल डिपार्टमेंट की यहाँ की जो चारों संस्थाएं हैं उनके करीब 300 लोग हैं जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे है। करीब 96 आवर्स हो चुके हैं उनको भूखे रहते हुए। तो इस दौरान अब लोगों की तबीयत खराब हो रही है और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ अब जगह कम पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो बेड है, पेशेंट्स बेड है, वो भी कम पड़ने लग गए हैं और अभी बहुत लोग हैं जो बीमार होने की स्थिति में हो रहे हैं या तबीयत उनकी ख़राब हो सकती है, तो संभवतः शाम तक उनको भी शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो इससे 2 चीज़ें पैदा हो रही है कि एक तो हॉस्पिटल में स्थिति ये देख रहे हैं आप, दूसरा हमारा सिक्योरिटी इशू भी अब प्रभावित होने वाला है, क्योंकि भूखे लोगों से किस प्रकार से हम ये सुरक्षा ड्यूटी करा पाएंगे, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी इशू भी आ सकते हैं आज शाम के बाद से। सर, राज्य सरकार तक अब तक वार्तालाप हुई इन लोगों की? देखिए, जैसा हमारे हेडक्वार्टर ने हमें डिटेन किया ताकि भी आप अपने अपने 2 प्रतिनिधि भेजिए, हमने जेलर और जो हेड कांस्टेबल वगैरह है उनको भेजा है। सब जगह से गए हैं। वहाँ माननीय डीजी साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन वार्ता कर रहा है, तो वो बात सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार क्या डिसीजन लेती है उनसे इनको अवगत कराया जाएगा। सर, हम वेतन विसंगति को लेकर अनशन पर है। 4 दिन हो गए हमारे को और हमारी आज सुबह से तबीयत खराब हो गई। कुछ साथियों की कल शाम से तबीयत खराब हो रही है। परसों 2-3 दिन बाद सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी है। अस्पताल की भी किस तरह की व्यवस्था है? एक बेड पे 2 जने को सोना पड़ता है। अभी बेड की व्यवस्था कम है। हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम आए थे अभी मिलने, हमसे हाल चाल पूछने, हाई सिक्योरिटी के सर, सुप्रिटेंडेंट सर, और अभी और ऊपर से प्रोवाइड करना व्यवस्था करवाई है। जो यहाँ नीचे वार्ड की व्यवस्था कम है तो ऊपर वार्ड शिफ्ट करवा रहे हैं हमारे लिए। जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनग्रहण नहीं करेंगे। अभी तक हम ड्यूटी दे रहे थे सभी धीरे धीरे, और जब ठीक हो जाएंगे तो। अब तक कितने जन आ चुके हैं यहाँ पे बेड? अभी एडमिट है 30 जने, तो 60-70 जने आ चुके हैं जो ड्रिप लगा के वापस गए, वापस ड्यूटी दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जैसे ठीक हो रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये लोग कुछ स्टाफ जो है वो थोड़ा सा सीरियस भी हुआ। काली अभी भी इतनी नॉर्मल नहीं लग रही हमें। और दूसरा जो है बेड कम पड़ रहे हैं, तो अभी जस्ट मैंने नीरज गुप्ता साहब हैं सुपरिटेंडेंट जेल एन, उनसे बात करी है। तो अभी ऊपर कोई नया वार्ड बना हुआ है, उसमें इनको शिफ्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल नया वार्ड हैंड ओवर नहीं हुआ है, वहाँ पे बेड की व्यवस्था, क्योंकि एक पे ये 2-2, 3-3 हैं। रेस्टलेस तो वैसे भी हैं क्योंकि अभी भी अन्न ग्रहण करने को तैयार नहीं है। मैंने उधर रिक्वेस्ट करी है लड़कियों से भी, वो उल्टियाँ वोमिट्स वगैरह हो गई थी, इधर भी रिक्वेस्ट करी है पर ये मान नहीं रहे। मैम, अब तक कितने लोग एडमिट हैं यहाँ पे? अभी तो 30 है इस समय, लेकिन अब तक लगभग 60 के आसपास आके चले गए। कल भी कुछ आए थे, कल भी कईयों को यहाँ भेजना पड़ा था। और यहाँ पे एक्चुअल में अजमेर में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। सेंट्रल जेल अजमेर है, जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हाई सिक्योरिटी जेल है और महिला जेल भी है। तो चूँकि संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इनकी संख्या भी उसी अनुपात में ज़्यादा है। पर जो जेल पे वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहाँ भी वो मैच का बहिष्कार में ही है, वो भी अन्न ग्रहण करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। हम क्या मांगे इनकी? ये अपना वेतनमान पुलिस के समान मांग रहे हैं, आरएसी के समान मांग रहे हैं। तो पूर्णतया ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमको थोड़ा सा जाब्ते में भी दिक्कत आ रही है। एक पोस्ट पे 2-2, 3-3 पोस्ट पे एक आदमी वहाँ तैनात है, वो भी भूखा है। जेल की व्यवस्था को देखते हुए अब तक क्या किस स्थिति में? नहीं, अभी तक तो मैनेज कर रहे हैं,
थोड़ा हमारे जेलर्स वगैरह एक्स्ट्रा ड्यूटी देख रहे हैं। जैसे हमारे हाई सिक्योरिटी जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो तो अंदर ही मतलब 3 रात से अंदर ही सो रहे हैं। तो व्यवस्थाएं तो बना के इसलिए रख रहे हैं कि अनुशासनहीन विभाग ये नहीं है, अनुशासन में रह के ही अपनी बात रखना चाह रहा है। और निश्चित रूप से इनकी सुनवाई जो है वहाँ जयपुर के स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे हो रही है। सुन भी रहे हैं, कुछ प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गए हैं, सभी सेंट्रल जेलों से और दूसरी जेलों से बुलाए गए हैं, तो उनके बीच में वार्ता भी हो रही है। अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर आज राजकीय कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष अंजलि मीणा और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अब्दुल फरहान खान के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। फरहान खान और अंजलि मीणा ने बताया कि पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया, मगर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आए दिन महाविद्यालय के सामने सड़क हादसे होते हैं, कई बार महाविद्यालय की छात्रा भी चोटिल हो चुकी है। स्पीड ब्रेकर नहीं होने से यहाँ पर वाहन तेज गति से गुजरते हैं। जल्द ही इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो छात्र छात्राओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्पीड ब्रेकर को लेकर मांग है कलेक्टर साहब से, कॉलेज के सामने 2 स्पीड ब्रेकर हो। गाड़ियां बड़ी तेजी से निकलती हैं यहाँ से, तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अभी कुछ दिन पहले एमडीएस की छात्रा का निर्धन हुआ है, आस्था गौतम को, तो उसी को लेके हम लोग मांग लेकर आए हैं स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। बट स्पीड ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है, गाड़ियाँ बहुत तेजी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर साहब के हम यहाँ सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाजिर हुए हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि उर्स आ रहा है और यहाँ हाईवे पे बहुत तेज साधन चलते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है अधिकतर टाइम। तो हमारी ये मांग है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर तेजी से वाहन जाते हैं, उस कारणवश उसके बाहर स्पीड ब्रेकर बने हो, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही एमडीएस यूनिवर्सिटी की छात्रा का भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। तो अधिकतर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आज हम सभी राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की वहाँ की इकाई के साथ अजमेर जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होने आए हैं ताकि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। राजस्थान जनता जल कर्मचारी संघ जयपुर के तत्वाधान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अंतर्गत स्थानांतरित ग्रामीण जनता दल योजनाओं को और कार्यरत पंप चालकों को नियमित घोषणा कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबंधित राज्य जनता जल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जनता जल योजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों को 25 से 29 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद भी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अंशकालीन श्रमिक ही माना गया है। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उक्त 6 मांगों को राजस्थान सरकार अंतिम बजट सत्र में शामिल करे। तो हमारा न्यूनतम वेजेस दिया जा रहा है अभी तक, और अभी तक हमारा परमानेंट का नहीं आया। और हमारी समस्या है कि हमारे मोटर वो सारे मतलब ये मेंटेनेंस वगैरह सारे ये दिलाए जाए। हम है 6,500 आदमी है करीब जिले में। नहीं, पूरे टोटल राजस्थान में अभी हम 95 से यही हालत चल रही है हमारा नियमितीकरण और वेतन बढ़ाया जाए और हमारा समायोजन का पीएचडी में समायोजन किया जाए। नहीं मांगी जाए तो सरकार के घेराव किया जाएगा। भोपाल का बड़ा सत विमल कुंज में पंडित रेखा हेमानंदी के सानिध्य में सुंदरकांड में पोस्ट बर्थडे का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 6 बजे तक सुंदरकांड का आयोजन किया गया व उसके बाद ठाकुर जी की महाआरती कर पोस्ट बर्थडे का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। जान
की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। धन्यवाद।